हैं। प्रणव कुमार रॉय, पीएम स्टडी जोन चैनल से मैं आप लोगों को आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। जैसे हम इससे पहले 2 वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता चुके हैं, वो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हम पिछले 2 वीडियो में आपको हड़प्पा के उत्थान के बारे में, हड़प्पा के बारे में किन किन मतलब इतिहासकारों का क्या मत था, इनका मतलब कालक्रम क्या था, कितना से कितना था, इसके बारे में हम आपको बताएं। उसके बाद इनका जो कृषि था उस पर बताएं, इनका जो पशुपालन था उन पे बताएं। आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अलग पॉइंट पे, इससे आगे के पॉइंट पे बताएंगे। जैसे हम सामाजिक जीवन क्या था, मतलब इनका सामाजिक क्या था, स्तर क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, राजनीतिक जीवन क्या था। उसके बाद हम आपको व्यापार इनका क्या था, इनका व्यापार किन के साथ होता था, किन किन देशों के साथ होता था, किन किन राज्यों के साथ होता था, कहाँ से ये सोना उपलब्ध करते थे, कहाँ से चांदी, कहाँ कैसे व्यापार करते थे, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको लिपि के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको पतन के कारण के बारे में बताएंगे। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन इनका जो था उनमें मुख्य कुछ बातें आते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था, सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था क्या था। वर्ण व्यवस्था का विशेष कोई चर्चा तो नहीं हुआ है, कहीं वर्णों का चर्चा नहीं किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं, एक वर्ण व्यवस्था जो था वो 4 प्रमुख भागों में बटा हुआ था। पहला पंडित मतलब पुरोहित वर्ग अलग होते थे। उसके बाद योद्धा होते थे। उसके बाद व्यापार जो करते हैं व्यापारी होते थे। उसके बाद एक जो काम करते थे श्रमिक वर्ग होते थे। कुल मिलाकर 4 वर्गों में विभक्त था सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा देखने में आया है। उसके बाद हम बात करेंगे खान पान पे। सिंधु घाटी सभ्यता का खान पान जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाद्यान्न भोजन मतलब यूज करते थे, उपयोग करते थे। जैसे शाकाहारी में 9 तरह का खाद्यान्न के बारे में पता चला है, जिसमें प्रमुख जौ और गेहूं था। और जैसे हम आपको बताए थे, पशुपालन वो सामान ढोने और भोजन के लिए भी उपयोग करते थे। उसके बाद हम आपको बताएंगे उनका वेशभूषा कैसा था। वेशभूषा सूती वस्त्र वो गर्मी के मौसम में और ऊनी वस्त्र ठंडी के मौसम में पहनते थे। सूती वस्त्र वो कपास उत्पादन करके लाते थे और उससे जो सूती वस्त्रों का निर्माण होता था उससे वो व्यापार भी करते थे और पहनते भी थे, मतलब अपने वेशभूषा में भी लाते थे। और तरह तरह के गहनों का महिलाओं के द्वारा तरह तरह के गहना का यूज किया जाता था। उसके बाद ठंडी में ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। जो वो भेड़ पालते थे उनसे वो ऊनी वस्त्र का मतलब दोहन करते थे, उनसे वो ऊनी वस्त्र उन्हें प्राप्त होता था जो वो अपने वेशभूषा में उपयोग में लाते थे। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे मनोरंजन के बारे में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, उनका मुख्य मनोरंजन जो था वो चौसा खेलना था। उसके बाद वो मनोरंजन में स्नानागार, जो विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, वो स्नानागार वो मनोरंजन के तौर पे पर्व त्यौहार में यूज करते थे। उसके बाद उनका एक और मुख्य मनोरंजन का जो स्रोत था वो पशु को आपस में लड़ाकर, मतलब लड़ाई के द्वारा, युद्ध के द्वारा मनोरंजन करते थे, 2 पशुओं को आपस में लड़ाकर। उसके बाद हम बात करेंगे दाह संस्कार के बारे में। दाह संस्कार कुल 3 तरह के उन लोगों को देखा गया है, प्रमुख 3 तरह के थे। पहला वो जो सबको मिट्टी में दफना दिया जाता था प्रथम। दूसरा वो होता था जो सबको जला के उसके बाद जो अस्थियां और उनके राख बचते थे उनको मिट्टी के बर्तन में डालकर दफना दिया जाता था। और तीसरा सबको पहले छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षियों के खा लेने के बाद उसकी जो अस्थियां बचती थी उसे दफना दिया जाता था। कुल 3 तरह के दाह संस्कार देखे गए हैं। उसके बाद है धार्मिक जीवन। इनका जो धार्मिक जीवन था, वैसे कोई मंदिर का यहाँ स्थापत्य नहीं मिला है, मतलब मंदिर निर्माण यहाँ नहीं मिला है, लेकिन तब भी ये लोग कहीं ना कहीं धर्म से, कर्मकांड से जुड़े हुए थे। वैदिक सभ्यता के तो तरह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव था। जैसे पुरुष देवता में पशुपति देव थे जिन्हें आदि शिव कहा गया है, और महिला में मातृ सत्तात्मक थी। यहाँ के जो लोग थे मातृ सत्तात्मक थी और मातृ देवी की पूजा करते थे। उनके बाद ये लोग प्राकृतिक पूजक थे।
नदी का पूजा, वृक्ष का पूजा, पशु का पूजा। जैसे पशु में कुबर वाला सांड बहुत फेमस था, और एक श्रृंगी बैल जिसे आप गेंडा कह सकते हैं। उसके बाद ये पीपल के वृक्ष का पूजन करते थे, जो अभी भी चल रहा है। पीपल के वृक्ष का पूजन उसी समय से स्टार्ट हुआ। उसके बाद लिंग पूजन करते थे। ये लोग ताबीज पहनते थे। ताबीज पहनना कहीं ना कहीं ये लोग भूत पिचास को मानते थे, जिसके कारण ये लोग ताबीज पहनते थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मकांडों से भी इनका जुड़ाव था। उसके बाद हम जानेंगे राजनीतिक जीवन। इनका जो राजनीतिक जीवन था, इतना बड़ा जो साम्राज्य, मतलब इतना बड़ा जो क्षेत्र था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, पश्चिम दक्षिण एशिया के पश्चिम दक्षिण में फैला हुआ था। ये मौर्य साम्राज्य, इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य आए, मौर्य साम्राज्य से पहले इतना बड़ा क्षेत्रफल में कोई ऐसा सभ्यता नहीं था जो विकास कर रहा था या मतलब उत्पन्न था। ऐसा कोई सभ्यता नहीं था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजा भी तो होता होगा जो ये राजनीतिक जीवन के द्वारा चलाया जाता था। जैसे आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में 2 दुर्ग, धोलावीरा में 3 तरह के स्थान देखे गए हैं। दुर्गों में राजा का निवास होता था। इस तरह से यहाँ का राजनीतिक जीवन चलता था। उसके बाद हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। जैसे आप जानते हैं, व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, मध्य एशिया, इन सब से व्यापार हुआ करता था, जिनमें प्रमुख धातु जो थे वो सोना, चांदी, तांबा, टीन, इन सबों का व्यापार होता था। सोना अफगानिस्तान से लाते थे, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे, तांबा खैतरी राजस्थान से लाते थे, और टीन हजारीबाग से लाते थे। इन लोगों का जो व्यापार होता था वो मुद्रा के तौर पे नहीं होता था, जैसे आज हो रहा है मुद्रा के तौर पे। ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। एक वस्तु देने के बाद दूसरा वस्तु ये लोग उसके बदले में लेते थे। इस तरह का इनका व्यापार होता था। अभी जैसे 16 के अनुपात में व्यापार किया जाता है, जैसे अपने लोग अभी जानते हैं 1 रुपया का 16 आना होता है, उसी तरह उस समय में भी व्यापार होता था। और उसके बाद हाथी दांत का तराजू ये लोग उपयोग में लाते थे। और लोथल जो स्थान है, जो गोदीबारा है, वहाँ से प्रमुख व्यापार का विनिमय होता था, सामान लेन देन होता था लोथल से। उसके बाद बात करते हैं लिपि के बारे में। जैसे आप जानते हैं, सर्वप्रथम जानकारी हमें कनिंघम सर के द्वारा 1853 में लिपि की जानकारी दी गई थी, जो पूर्णतः साबित नहीं हो सका। उसके बाद पूर्ण जानकारी जो हमें मिला है 1923 में मिला है। इस लिपि को बुस्टोफेदन लिपि कहते हैं। कौन सा लिपि? इस लिपि को बुस्टोफेदन लिपि, चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक, मतलब भाव प्रकट करता था। तरह तरह के पशु पक्षी, इन पे अपना ये चित्र बनाकर कहीं ना कहीं लिपि तैयार किए हुए थे, जिसमें मछली का चित्र बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए हैं। इनका जो लिपि होता था वो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, ऐसा नहीं था जो दाएं से बाएं लिखे फिर बाएं फिर दाएं से बाएं लिखे, ऐसा नहीं था। दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसा करके लिखते थे। बुस्टोफेदन लिपि था। कुल जो लिपि था वो 400 थे। कुल लिपि 400। और मुख्य लिपि कहीं कहीं 60 और कहीं कहीं 64 लिखा गया है। मुख्य लिपि कहीं कहीं 60 और कहीं कहीं 64 लिखा गया है। मुख्य जो लिपि थे वो 64 थे। इनमें जो सबसे ज़्यादा जिसका चित्र उपयोग में लाया गया है वो मछली का चित्र था। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण इसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा उस दिन ये ऐतिहासिक काल हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी ही इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्या पता कल कोई आके ऐसा इतिहासकार आया और पढ़ ले तो पता चला जो अपने लोग पढ़े थे वो है ही नहीं, पूरा इतिहास ही बदल गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम जानते थे वो है नहीं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसका उपयोग कीजिए। क्या पता कल कोई इतिहासकार आया और इसका लिपि पढ़ ले और हम लोग को फिर सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल में पढ़ना पड़े। इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए। फिर हम पढ़ेंगे पतन का कारण। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल आइंस्टाइन, मार्टिन व्हीलर और बहुत सारे इतिहासकार का अपना अपना मत था। जैसे उत्थान के बारे में, कालानुक्रम के बारे में अभी तक मतभेद हैं सब इतिहासकारों में। उसी तरह इनके पतन के, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हैं। कोई इतिहासकार कहते हैं जो आर्यों के द्वारा आक्रमण करने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गई। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं मौसम चेंज होने के कारण, मौसम चेंज यानी जलवायु परिवर्तन होने के कारण
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। प्रशासनिक शिथिलता पड़ गई, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं बाढ़ का कारण था। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं और अलग अलग इतिहासकार अपना अपना अलग अलग मत देते हैं। सर जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अर्नेस्ट मैके कहते हैं बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और एल स्टाइन कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। मार्टिमन हुइलर कहते हैं आर्यों के आगमन के कारण। जैसे हम जानते हैं प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासन का कोई विशेष चर्चा है नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन कोई ना कोई तो प्रशासनिक था जो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता को चला रहा था, लेकिन ये कोई मुख्य कारण नहीं था। उसके बाद बाढ़ के कारण, बाढ़ का साक्ष्य दिखाया गया है, मिट्टी परत बाय परत दिखाया गया है, बाढ़ आने का कारण बताया गया है, लेकिन बाढ़ कोई विशेष कारण था नहीं। कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ा हो, लेकिन बाढ़ कोई मुख्य कारण नहीं था। जलवायु परिवर्तन, हाँ ये मुख्य कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता विपरीत दिशा में बहने लगी, वर्षा जो होता था उसकी गिरावट क्षमता मिलीमीटर में गिरावट आई, वर्षा कम होने लगा, जिसके कारण मरुस्थल की संख्या बढ़ते गई और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ निवास करना धीरे धीरे समाप्त कर दिए। मरुस्थल बढ़ने का मुख्य कारण ये था जो वृक्षों को ये लोग लगातार अपने उपयोग में लाने लगे। जहाँ वृक्ष कम हो जाएगा वहाँ ऑलरेडी ही मरुस्थल बन जाएगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण हो सकता है। उसके बाद मार्टिमन हुइलर आर्यों के आक्रमण के बारे में बताते हैं। आर्यों का आक्रमण कहीं भी किसी भी नज़र से सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब आर्य आए थे तो 1500 BC में आए थे और हम लोग जानते हैं जो अंतिम अवस्था था सिंधु घाटी सभ्यता का वो 1700 BC के लगभग में था। इसलिए आर्यों का आक्रमण के पूर्व ही सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए आर्यों के आक्रमण के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गई या उसका पतन हो गया। हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, व्यापार, नीति, पतन का कारण, ये सब पढ़े। और इसके बाद एक वीडियो हम और लेकर आएंगे जिसमें हम आपको कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बताएंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इन सब का खुदाई कौन किए, किनके संरक्षण में किया गया, किस नदी के तट पे थी, कौन से ईस्वी में किया गया, क्या यहाँ प्रमुख चीज मिला, क्या यहाँ से साक्ष्य मिला, ये सब हम बताएंगे। एक वीडियो और इस पे रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता पे। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल PM स्टडी जोन से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहूँगा। धन्यवाद।